रचना अपने पापा मम्मी के साथ कानपुर में रहती थी। वो हर साल अपने मम्मी पापा के साथ गर्मी की छुट्टियों में ननिहाल जाती थी। उसका ननिहाल नागपुर में था। एक बार की बात है कि रचना के स्कूल की छुट्टियां पड़ चुकी थी और रचना अपनी मम्मी के साथ ही उसके ननिहाल जाने के लिए तैयार थी। उसके पापा को ऑफिस में काफी काम होने की वजह से शाम को छुट्टी मिल पाई। दिन ढल चुका था। तभी रचना की माँ ने कहा, अब रहने दो, अब जाने का समय नहीं है, सुबह होते ही हम नागपुर के लिए निकल जाएंगे। इस पर उसके पापा ने भी कहा, हाँ हमारे पास खुद की कार है, दिन ढल गया है तो क्या हुआ, हमें कौन सा वाहन बदलना है या हमें कौन सा ट्रेन पकड़ना है या फिर हमारी ट्रेन का समय निकल गया है जो हम कल सुबह जाएं। हम तो अभी भी जा सकते हैं ना, क्योंकि हमारे पास तो पर्सनल कार है हमारी। फिर हम क्यों रुकें यहाँ पर और क्यों अपना वक्त जो है बर्बाद करें। अभी निकलेंगे तो सुबह तक वहां पहुंच भी जाएंगे और आराम से एंजॉय करेंगे कल पूरा दिन। तभी रचना भी जिद करने लगी, हाँ मम्मी अभी चल रहे ना, अभी चलिए आप भी चलो ना, मुझे अभी नानी के घर जाना है। रचना के पापा के बहुत जिद करने पर उसकी मम्मी जाने के लिए तैयार तो हो गई थी, लेकिन अंदर ही अंदर न जाने क्यों उनका मन घबरा रहा था। उन्हें एक अजीब सी घबराहट भी लग रही थी, एक अजीब सा डर लगा रहा था कि हो ना हो इस सफर में कुछ ना कुछ ऐसा ना हो जाए, क्योंकि रात का वक्त है और रात का सफर उन्हें पसंद नहीं था। इसीलिए उनका दिल बहुत ज्यादा घबरा रहा था कि वो अभी इस वक्त ना निकलें सफर के लिए, वो सुबह ही जाएं। लेकिन रचना और उसके पापा की बहुत ज्यादा जिद के बाद उन्हें मानना ही पड़ा और ना चाहकर भी, उनका दिल ना मान रहा था, फिर भी वो सफर के लिए राजी हो गई। अब रात हो चुकी थी और इन लोगों की गाड़ी सड़क पर चले जा रही थी। कार में ये इनकी लड़की रचना और इनके हस्बैंड दोनों थे। रात की वजह से सड़क पर वाहनों का आना जाना कम हो गया था, यानी कि ट्रैफिक बहुत ज्यादा कम था क्योंकि रात का वक्त था। रचना के पापा कार चला रहे थे और रचना की मम्मी और रचना पीछे की सीट पर बैठे थे। जिस गांव में उन्हें जाना था वह गांव नागपुर से करीब 20 किलोमीटर आगे था। उसके बाद वह नागपुर पहुंच चुके थे। आगे का रास्ता कच्चा और सुनसान था, वहां कोई भी आता जाता नहीं दिख रहा था क्योंकि वो सुनसान रास्ता था और इसके अलावा कच्चा भी रास्ता था, इससे ज्यादा गाड़ियां उधर आती नहीं थी। गाड़ी अब कच्चे रास्ते पर चले जा रही थी। डगमग डगमग डचके खाती हुई ऊपर नीचे होती हुई कार चल रही थी। थोड़ी ही दूर चलने पर अचानक गाड़ी रुक गई। तभी रचना ने उसके पापा से कहा, पापा क्या हुआ, गाड़ी बंद कैसे हो गई? तो उसके पापा ने कहा, पता नहीं बेटा, उतर कर देखता हूं। रचना की मम्मी कहने लगी, आप देख के उतरिएगा और जल्दी से कार देख लीजिए और जल्दी से सही कीजिए, क्योंकि यहाँ से चलना है हमें। कितना सुनसान रास्ता है, मुझे यहाँ पर कुछ ठीक नहीं लग रहा और ये कितना मनहूस लग रहा है। ऐसा लग रहा है मानो यहाँ पर सालों से कोई आया गया ही ना हो और हम इस रास्ते पर आ चुके हैं। इसलिए जल्दी से कीजिए और हम यहाँ से जल्दी से निकल जाएं तो अच्छा है। यहाँ पर मुझे कुछ भी ठीक नहीं लग रहा है। कार से जब रचना के पापा नीचे उतरे तो गाड़ी के बोनट को खोलकर देखा, लेकिन गाड़ी में कहीं भी कोई कमी नहीं दिखी। वह कार के अंदर आकर वापस बैठ गए और कुछ सोचने लगे। तभी रचना की माँ ने कहा, क्या हुआ, चलिए ना। लेकिन रचना के पापा अभी भी सोचे जा रहे थे और सोचते सोचते वो अचानक सुन पड़ गए थे और इतने में ही रचना की माँ ने उन्हें कंधे से पकड़कर जोर से हिलाया और कहा, क्या हुआ, क्या सोचने में लग रहे हो आप? मैं कह रही हूँ ना, चलिए यहाँ से, मुझे बहुत अजीब महसूस हो रहा है यहाँ पर और आप हैं कि सुनते ही नहीं, चुपचाप बैठे हुए और आपकी चुप्पी हमें और डरा रही है। क्या हुआ है गाड़ी में और क्या हुआ आप जो सोच विचार में पड़ गए हैं? रचना की माँ कहने लगी कि एक तो इतना पहले सुनसान रास्ता है ये और उसके अलावा आप चुपचाप बैठे हैं, गाड़ी बंद पड़ी है और हम यहाँ से जा नहीं पा रहे हैं। ऐसा लग रहा है मानो किसी हॉरर फिल्म की शूटिंग चल रही हो और हम उसके कैरेक्टर्स हैं। जल्दी बोलिए आप, क्या बात है? तो रचना के पापा चिढ़कर कहने लगे, यार तुम भी सवाल पर सवाल करती हो। अभी कुछ सोच रहा था, मैं ये सोच रहा हूँ यार कि आखिर गाड़ी में कोई खराबी नहीं है और गाड़ी में कोई प्रॉब्लम भी नहीं आई है, तो फिर गाड़ी रुक क्यों गई है? मुझे यही समझ में नहीं आ रहा। यही सोच रहा हूँ बैठ के कि गाड़ी को हुआ क्या है जो गाड़ी ऑटोमेटिकली बंद हो गई, जबकि मैंने बोनट खोलकर देख लिया, गाड़ी में कोई प्रॉब्लम भी नहीं है, ना इंजन में है। फिर गाड़ी रुकी कैसे? देखिए, क्या पता गाड़ी स्टार्ट हो जाए। तब रचना के पापा ने गाड़ी स्टार्ट करने के लिए चाबी घुमाई और गाड़ी स्टार्ट हो गई। अब कार दोबारा उस रात के अंधेरे को चीरते हुए फिर आगे बढ़ने लगी। अब जाकर रचना की माँ ने एक चैन की सांस ली। अभी थोड़ी दूर कार चली थी कि अचानक रचना चिल्लाई, मम्मी। एकदम से रचना के चीखने पर उसके वालिद ने, उसके डैडी ने कार रोक दी और दोनों यानी कि मम्मी पापा रचना से कहने लगे, क्या हुआ बेटा, तुम चीखी क्यों? इस पर रचना ने कहा, पापा मुझे ऐसा लगा जैसे हमारी कार के नीचे एक आदमी औरत आ गए हों। तभी उसके पापा ने कहा, बेटा ऐसा नहीं सोचते, ऐसा कुछ भी नहीं है, ये तुम्हारा वहम है।
अगर वह औरत आदमी हमारी कार के नीचे आ जाते तो हमें भी तो पता चलता, और वैसे भी रात बहुत हो गई है। मुझे नहीं लगता ऐसे में इस रास्ते पर हमारे अलावा कोई और होगा। रचना की आंखें डर से फटी हुई थी और वह कह रही थी, नहीं पापा, ट्रस्ट मी, आप यकीन कीजिए, मैंने देखा उन आदमी औरत को। तभी रचना की माँ कहने लगी, गाड़ी थोड़ी तेज चलाइए, वैसे भी ये रास्ता मुझे सही नहीं लग रहा। और रचना क्या पता सही भी कह रही हो। गाड़ी की रफ्तार रचना के पिताजी ने और तेज कर दी। तभी कार के शीशे में उसके पिताजी को एक डरावना चेहरा दिखाई दिया। उस डरावने चेहरे को देखते ही उनके हाथ से स्टीयरिंग छूट गया और गाड़ी का बैलेंस बिगड़ने की वजह से गाड़ी इधर उधर चलने लगी। जैसे तैसे करके रचना के पिताजी ने अपने आप को और गाड़ी को संभाला। तभी सामने एक औरत आदमी उसे आते हुए दिखाई दिए जो गाड़ी रोकने का इशारा कर रहे थे, लेकिन उसके पापा ने गाड़ी नहीं रोकी बल्कि गाड़ी की रफ्तार और तेज कर ली, क्योंकि अभी तक वह रचना की बात पर विश्वास नहीं कर रहे थे। और अचानक से उन दोनों आदमी औरत का ऐसे कार के सामने आना और लिफ्ट मांगना, ये बहुत डरावना मंजर था। उसके माता पिता को डर से भर देने के लिए यह मंजर काफी था। उसके पिताजी तो पसीने से लथपथ गाड़ी को अंधाधुंध रफ्तार में भगाए जा रहे थे। तभी ये क्या, वह औरत आदमी जिनको उन्होंने गाड़ी के पीछे छोड़ा था, वो फिर से सामने खड़े होकर गाड़ी रोकने का इशारा कर रहे थे। अब तो उन तीनों की जान मुंह को आ गई थी। अचानक रिया की मम्मी का फोन बजा। उन्होंने फोन उठाया, बोला, हेलो, कौन? दूसरी तरफ से रिया की मम्मी का भाई अर्जुन बोल रहा था, हेलो दीदी, कैसे हैं आप? तभी रिया की मम्मी ने कहा, भैया कुछ ठीक नहीं है, इस रास्ते पर बहुत गड़बड़ है यार। और उसके बाद उन दोनों आदमी औरत के बारे में भी अर्जुन को बताया गया। तब अर्जुन ने कहा, दीदी आप चिंता मत करो, मैं अभी आता हूँ। और 10-15 मिनट बाद ही अर्जुन वहाँ रास्ते पर खड़ा था। रचना के पिताजी ने जैसे ही उनकी वाइफ के भाई को रोड पर देखा तो उन्होंने एक चैन की सांस ली और उन्होंने उसके पास गाड़ी ले आकर रोक दी और कहा, अर्जुन तुम आ गए? पता नहीं क्या हो रहा था हमारे साथ, कुछ समझ ही नहीं आ रहा था। अर्जुन ने कहा, कोई बात नहीं जीजाजी, मैं आ गया हूँ, ना अब आपको कोई प्रॉब्लम होगी ना ही मुझे, आप फिक्र मत कीजिए, मैं आपको सब समझाता हूँ। अर्जुन भी अब कार में बैठा और कार घर की तरफ चल दी। अब तो मानो जैसे रचना के माता पिता का डर अर्जुन के आ जाने से हवा हो गया था। अब सब लोग घर पहुंच चुके थे। अर्जुन ने कहा, लाइए जीजाजी, कार की चाबी मुझे दे दीजिए, मैं पार्क करके आता हूँ, आप अंदर जाइए। और उसके बाद रचना के पापा ने कहा, ठीक है, और चाबी अर्जुन को दे दी। जैसे ही रचना और उसके मम्मी पापा ने घर में एंटर किया, तीनों चौंक पड़े। घर में सब लोग रो रहे थे और सामने किसी की लाश पड़ी थी। यह देख रचना के माता पिता दंग थे कि क्या हुआ है घर में और हमें अर्जुन ने कुछ बताया क्यों नहीं। तभी रचना की माँ ने रोते हुए अपनी माँ से पूछा, माँ क्या हुआ? तो उसकी माँ ने रोते हुए उसको बताया, तेरा भाई अर्जुन अभी दुनिया में नहीं रहा। इतना सुनते ही रचना के माता पिता के और रचना के खुद के पैरों तले जमीन खिसक गई। रचना को विश्वास ही नहीं हो रहा था, क्योंकि जो भाई घर के बाहर तक उसके साथ था, घर में उसकी लाश पड़ी हुई थी, यह देखने के लिए कि कहीं यह मेरा वहम तो नहीं। वापस से रचना की माँ और उसके पिताजी बाहर गए, लेकिन बाहर कोई भी नहीं था। उन्होंने फिर अंदर आकर चेहरे से कफन हटाया तो हाँ, ये सच था, सामने जो लाश पड़ी थी वह अर्जुन की ही थी। रचना के माता पिता बहुत ज़्यादा सुन्न हो चुके थे। तभी रचना की जो माता थी, उनके पिताजी ने बताया कि रात 9 बजे अर्जुन अपनी बाइक से घर आ रहा था। तभी उसको बाइक को एक ट्रक ने जोरदार टक्कर मार दी, जिससे उसके सर में चोट आई और मौके पर ही उसकी मौत हो गई। लेकिन रचना के माता पिता को यकीन नहीं हो रहा था, अगर अर्जुन मर चुका था तो बाहर जो हमें यहाँ तक लेकर आया था वो कौन था? दोस्तों, कभी कभी ऐसा ही होता है कि हमारे अपने हमसे दूर जाने के बाद भी किसी न किसी वजह से जुड़ रह जाते हैं। जैसे घर के किसी सदस्य से मरने वाले को हद से ज़्यादा प्रेम या बहुत सारी मोहब्बत होती है, तो ऐसी बहुत सारी वजह हो सकती हैं कि जिसकी वजह से वो मरने के बाद भी आपकी हेल्प के लिए आ जाते हैं। ये एक जीवन की कड़वी सच्चाई भी है।